एक बंदे ने धक्का दिया और दूसरे बंदे ने उस धक्के का सपोर्ट कर दिया, मैं उधर गिर गया। एक बंदे ने इधर से धक्का दिया, एक बंदे ने इधर से धक्का दिया, मैं कहीं नहीं गया। यानी कि जब एक साथ दो चीजें आ रही हो और अगर डायरेक्शन उनकी अलग अलग हो तो मेरा सपोर्ट कर रही है, और डायरेक्शन सेम हो तो मेरा अपोज करके मुझे तो बिल्कुल ही खाई में गिरा दिया। ऐसा ही कुछ कहानी अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेव्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और यह बेस बनेगा आपके लिए इंटरफेरेंस का। अब इस चीज को इंटरफेरेंस में आगे बढ़ने के लिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को समझना जरूरी है। जब किसी पॉइंट पर एक साथ एक से ज्यादा वेव्स आ जाए, मतलब 2 वेव्स आ गई, 4 वेव्स आ गई, 10 वेव्स आ गई, n वेव्स आ गई, तो क्या होगा? वो पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, दाएं जाएगा, बाएं जाएगा। इस पर हमारे दिमाग में बहुत क्वेश्चन है। तो मैं तुमसे ये कहता हूं, इसको ऐसे पिक्चराइज करो कि अगर एक पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हो तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? उन सबका वेक्टर सम, और फिर फाइनली तुम्हारे पास रिजल्टेंट निकल के आएगा। उसी तरह से जब एक पॉइंट पर बहुत सारी वेव्स पहुंचती हैं तो उन सब का जो इंडिविजुअल, अगर पहली वेव होती तो वो ऊपर ले जाती A1 ऊपर या 10 सेंटीमीटर ऊपर, दूसरी आती वो 10 सेंटीमीटर नीचे ले जाती, दोनों एक साथ आ गई, कहीं नहीं गया, पार्टिकल वहीं का वहीं बैठा हुआ है। तो इसीलिए हमारे पास जब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, तो ये हमसे ये कहता है, जैसे आपके पास एक वेव ये है, अब इस वेव को गौर से देखो, और एक वेव ये है, ठीक है, ये 2 वेव्स हैं आपके पास। जब इसका जीरो एक साथ पहुंच रहा है तो यहां 0 आ गया। जब इसका मैक्सिमम आया एक साथ, तो देखो जो रिजल्टेंट बनी वो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और ज्यादा बढ़ गया। मतलब कि यहां पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि अकेली एक आती तो वो उसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करती, अकेली दूसरी आती तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करती, दोनों एक साथ आ गई तो उन दोनों ने जितना डिस्प्लेस करती उसका सम होके ऊपर डिस्प्लेस हो गया। अब दिमाग में मिथ मत बना लेना कि ऊपर ही जाएगी, सिस्टम जो है उसमें हाई ही होने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर इस केस को देखो तो इसमें एक वेव ये है, दूसरी वेव हमारे पास ये है। अब जब ये दोनों वेव्स एक साथ एक पॉइंट पर पहुंचेंगी तो यार देखो 0 + 0 तो 0 हो गया, इसका प्लस और इसका यहां पर माइनस है। तो जब इन दोनों को एक साथ पहुंचेंगे तो ये हाई और ये लो, एक का +a एम्पलीट्यूड है, एक का -a है, दोनों का सम 0 हो गया, तो ये रिजल्टेंट कुछ नहीं मिलने वाला, इन दोनों का 0 मिलेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि किस फेज में आ रही है, फेज मतलब एंगल के साथ, ठीक है। इसको तुम वेक्टर के साथ जोड़ सकते हो चीजों को। तो जैसे हमारे पास वेक्टर सम था वैसे ही हमारे पास फेजर सम है, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही चलता है। तो जब एक पॉइंट पर एक से ज्यादा वेव्स ओवरलैप करें तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फेजर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर n वेव्स हैं तो उन सबके कारण जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे उन सबके फेजर सम के बराबर हमारे पास होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और ये हमसे कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आई बात? एक ने धक्का दिया, दूसरे ने और धक्का दे दिया, दोनों का सम मिलके, डायरेक्शन सेम थी, दोनों का सम मिला, मैं इधर चला गया, मेरा डिस्टर्बेंस इधर हो गया, वो भी बढ़ गया। एक ने डिस्टर्बेंस इधर प्रोड्यूस करा, एक ने इधर करा, दोनों एक साथ आए, मैं वहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर था, एक का डायरेक्शन इधर था, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो यार ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन के साथ, फेज के साथ, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये पॉइंट, क्योंकि इंटरफेरेंस में अब बहुत काम आएगा। अब अगर अपन आगे देखें, एनालिटिकल ट्रीटमेंट मतलब मैथमेटिकली, ये थोड़ी भारी भारी लैंग्वेज लिख लेना चाहिए क्योंकि कई बार पेपर में ऐसे ही आ जाता है, एक्सप्लेन द एनालिटिकल ट्रीटमेंट। अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट अगर एक्सप्लेन करना है मतलब कि कुछ नहीं, मैथमेटिकली, तो हमने ले ली 2 वेव्स। हम किस्मत हमारी अच्छी है, हमने फ्रीक्वेंसी सेम ली, क्योंकि हम जो फिनोमेना पढ़ेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए। क्यों चाहिए वो अगले वीडियो में सीखेंगे, बट मान लेते हैं सेम है। तो हमने कहा पहली वेव है हमारे पास जिसका एम्पलीट्यूड है A1 और जिसका साइन ω-t, ओमेगा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ ठीक है। दूसरी वेव, जरूरी नहीं है कि जो दूसरी वेव हो वो 0 डिग्री पर ही आए, वो हो सकता है किसी एंगल पर हो, जब वो वहां पर आ रही हो तो उसे अपन बोलते हैं उसकी इनिशियल फेज। तो इसीलिए हमने दूसरी इक्वेशन में लिखा A2 + sin ω-t + ϕ क्यों लिखा? ये इनिशियल फेज है, हो सकता है ये 0 हो, जैसे कि इस केस में अगर हम देखें तो इनिशियली ये दोनों के 0 एक साथ आ रहे थे और दोनों एक साथ ऊपर जा रहे थे, इसका मतलब है इनकी फेज डिफरेंस था 0। अगर यहां पर देखें तो इस वाले केस में 0 है, बट ये 0 के बाद नीचे जा रहा है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई है। कैसे है वो अभी समझ लेंगे अपन, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो ऐसे समझो, देखो ये साइन की वेव होती है, ये 0 डिग्री होता है, ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है ये π/2 होता है और ये होता है पाई। तो आप गौर से देखो, ये ऊपर जा रहा है तो ये तो 0 से स्टार्ट हुआ,
मगर इसका जो पॉइंट आया ये वाला आया जिसमें ये नीचे जा रहा है, मतलब ये नीचे कब जाएगा, पाई पर होगा जब, तो इसके बीच में और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई का फेज डिफरेंस आ गया। तो फेज डिफरेंस की जो कहानी है वो अपन जनरल ले लेते हैं यहां पर कि जनरल फेज डिफरेंस कितना है, फाई है। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई बाबा जी। अब अगर आप बात करो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, ये दोनों एक साथ पहुंचे, तो जब एक साथ पहुंचेंगे तो इनका फेजर सम कर दो, कर दिया तुमने, A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। फेजर सम में क्योंकि साइन का फंक्शन अपन आ ही रहा है इसीलिए नॉर्मल एल्जेब्रिक सम दिख रहा है, मगर ये होगा फेजर सम, ठीक है, क्योंकि साइन के साथ आ रहा है फंक्शन के साथ आ रहा है। अब A1 यहां पर आइडिया क्या मिलता है, सारे आइडिया यहीं से मिलेंगे। ये अब मुझे जैसे ये लिखा मैं फंस गया यार, मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं, तो मुझे दिखा कि यार यहां तो कुछ नहीं कर सकता, मगर साइन ओमेगा टी प्लस फाई ये मेरी बत्ती जलाएगा कि ओ एक काम करो, इन दोनों एंटेना से सिग्नल को रिसीव करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन सकता है। मैंने कहा ओके बना लो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मेरे प्यारे बायो वालों को तो याद होगा नहीं, ये होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, ईगो पे मत लेने का, है ना, मतलब ये मत बोलना कि झुकेगा नहीं, है ना, झुकने का जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है यार, अपन पुष्पा थोड़ी ना है यार, है ना, कि अब गाड़ी ही चाहिए 5 लाख वाली, आया तो गाड़ी में था, जाऊंगा भी गाड़ी में। अब अगर अपन देखें तो A1 साइन ओमेगा टी तो वैसा ही है, A2 भी वैसा ही है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ए की जगह पर ओमेगा टी, बी की जगह पर फाई, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब इसको ओपन कर दो, ये ओपन कर दिया, जैसे ही ओपन किया तो A1 देखो गौर से, साइन ओमेगा टी कॉमन इन दोनों में से, यहां क्या बचेगा A1, यहां क्या बचेगा A2 और कॉस वाई साइन ओमेगा टी, यहां क्या आ जाएगा तुम्हारे पास A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। आ गई कहानी। अब अगर ये क्लियर है कि भाई ये फॉर्मूला अपने पास बन गया, अब मैं फिर फंस गया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अब अगर गौर से देखो इस वेव को फिर से, अगर यहां पर तुमने एक साइन वेव ली और दूसरी साइन वेव के साथ जब वो सुपर इंपोज हुई तो आपकी जो रिजल्टेंट थी वो भी तो साइन ही बन रही थी। हाँ इस केस में 0 है, बट अदरवाइज हर केस में अगर एंगल कुछ और होता तो वो आपकी या तो साइन बनेगी या कॉस बनेगी। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट यहां पर बनना चाहिए था वो या तो साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो, बट यहां तो बहुत सारे साइन कॉस दिख रहे हैं, तो कैसे बनाए उसको एक फंक्शन। तो देखो मेरी बात को समझना अब अच्छे से, ये किसी बुक में नहीं है, ये किसी बुक में नहीं है ना। अब देखो जरा गौर से, ये मैंने हो गया टाइम के साथ ये बदल रहा है, ये A1 कांस्टेंट है दिया था, एम्पलीट्यूड था, A2 कांस्टेंट है दिया था, एम्पलीट्यूड था, फाई इनिशियल फेज थी दी थी, कांस्टेंट थी, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी बस बदल रहा है, तो ये मैंने ले लिया साइन ए। अगर मेरा यहां पर ये पूरी चीज कांस्टेंट होती और अगर मैं इसको कुछ कॉस का फंक्शन बना दूं, मान लूं अकेले पूरे को, तो ये मेरा साइन ए कॉस बी बन सकता था। तो मैंने क्या किया, A1 कॉस फाई को यहां पर लिख दिया R कॉस अल्फा। R क्या है, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, R कॉस अल्फा, अल्फा क्या है, एक नया कांस्टेंट, R और अल्फा दोनों को निकाल लेंगे अपन बाद में। तो A1 प्लस A2 कॉस फाई को मैंने मान लिया R कॉस अल्फा। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि साइन ओमेगा टी के साथ जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट निर्दलीय उम्मीदवार, जनरल कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, पैसे दो किसी भी पार्टी में चले जाएं, मतलब नो ऑफेंस टू एनी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जस्ट ह्यूमर, है ना, नहीं तो पता चला इसी चीज को निकाल के कह रहे हैं हम जनरल कैंडिडेट थे, हमारे बारे में तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तो भाई मजाक में बोला यार, है ना। तो ये अपने पास क्या हो गया, A1 प्लस A2 कॉस फाई, तो ये हो गया अपने पास R कॉस अल्फा, नया कांस्टेंट। क्यों माना, क्योंकि ये बन गया साइन ए, ये हो गया कॉस बी। अब देखो गौर से, यहां पर क्या है, ये कॉस ए तो ओमेगा टी था, तो कॉस के साथ ए आ गया। अब ये पूरी चीज क्या बन जानी चाहिए थी तुम्हारी, ये पूरी चीज तुम्हारी बन जानी चाहिए थी साइन अल्फा, तो हमने इसको मान लिया R साइन अल्फा, ठीक है। अब जैसे ही तुम इसमें रखोगे इसकी जगह पर R साइन अल्फा, R कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो ये आ गया R कॉमन, ये आ गया R कॉमन, क्या बचा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए की जगह पे ओमेगा टी, बी की जगह पे अल्फा, ये आ गई आपके सामने ब्यूटीफुल सुंदर सी रिजल्टेंट की इक्वेशन, R साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। यही तो मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास रिजल्टेंट भी एक साइन या कॉस का फंक्शन होना चाहिए था, आपने वो साइन, आप चाहते तो वहां पर कॉस अल्फा की जगह साइन अल्फा मान लेते, तो ये फॉर्मूला बन जाता साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, तो ये हो जाता कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला,
है ना, तो इसीलिए वो कॉस का फंक्शन बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मार्क्स नहीं काट रहा। तो ये अपने पास आ गया, इस ये फंडा ये समझ में आना चाहिए था कि इसको अपन ने माना कैसे है। इसको अपन ने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब प्रॉब्लम ये है कि तुमने तो माना है ना, तो आर की वैल्यू तो तुम्हें पता ही नहीं है और तुम्हें अल्फा की वैल्यू भी नहीं पता। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। जैसे ही डिवाइड करोगे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बन जाएगा tan अल्फा, विच इज इक्वल टू a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। इस तरह से तुम इस यहां से अल्फा निकाल सकते हो, कोई नहीं पूछ रहा, फिर भी फॉर्मूला पता होना चाहिए अपन को कि अल्फा कैसे निकालेंगे। डिवाइड कर दो, आर कैंसिल, ये आ गई अल्फा की वैल्यू आ गई a2 a1 और phi के टर्म्स में, जो कि तुम्हें पता थे। अब तुम्हें क्या चाहिए, आर। यहीं पे बस अब ट्विस्ट है, ये समझो। इक्वेशन 1 और 2 यही थी अपने, ये अपनी इक्वेशन 1 थी, ये अपनी इक्वेशन 2 थी। अब आपने क्या करा, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। उससे क्या हुआ, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या बन जाएगा 1। जब इनका स्क्वायर करके ऐड किया तो ये भी स्क्वायर होके ऐड होंगे ना इस साइड, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये चीज तो वैसी की वैसी लिख दी। अब गौर से देखो, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया 1, बचा क्या आर स्क्वायर, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर। अब इन दोनों में से, इसमें से देखो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, a2 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है आता हुआ, जैसे ही कॉमन आया क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1 और 2a1 a2 cos phi। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया आर स्क्वायर इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। और भाई याद रखने के लिए तुम इसको बिल्कुल वेक्टर की तरह याद रख लो, वेक्टर एडिशन की तरह याद रखो, काम हो जाएगा, क्योंकि पुरानी चीजों से जोड़ लो। अगर पुरानी चीजों से जोड़ लोगे तो आसान हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास आ गया फाइनली फॉर्मूला, किस चीज का फॉर्मूला आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। अब मुझे क्या, अभी मैंने जो पढ़ा था यहां पर, कभी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था कभी एम्पलीट्यूड कम हो रहा था, तो मैं ये चाहता हूं कि कंडीशन निकालूं कि कब मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और कब मेरा एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं निकालता हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई इस इक्वेशन में a1 a2 पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मगर phi पर कंट्रोल है। अगर मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो cos phi की वैल्यू होनी चाहिए +1, क्योंकि मैक्सिमम है ये। और cos 1 कब होता है, तो देखो भाई cos 1 होता है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे cos हो जाता है 1। तो अगली बार 1 कब होगा, जब पूरा 360 घूम चुके होगे, यानी कि 2 पाई। अगली बार 1 कब होगा, यानी कि 4 पाई। अगली बार 1 कब होगा, यानी कि 6 पाई। अगली बार 1 कब होगा, यानी कि 8 पाई, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई को लिखने का तरीका होता है 2n। n की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो n की वैल्यू तुम रख दो, अगर 0 रखोगे तो 0 cos 0 1, 1 रख दोगे तो 2 पाई, 2 रख दोगे तो 2 इंटू 2 4 पाई। बायो वालों सुनो, 2n का मतलब होता है इवन नंबर और 2n माइनस 1 का मतलब होता है ऑड नंबर। n की वैल्यू 1 रखो, 2 माइनस 1 1, 2 रखो, 4 माइनस 1 3। तो 2n का मतलब होता है इवन, 2n माइनस 1 का होता है ऑड। अब यहां देखो, तो जैसे ही ये 1 आया तो 1 कब होगा, जब cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, cos इक्वेट हो गया, फाई की वैल्यू क्या आ गई 2n पाई। यानी कि आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब मिलेगा जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। आ गई बात समझ। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो मैक्सिमम कितना होगा, 1 रख दो तो ये हो जाएगा √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी a1 प्लस a2। दैट्स इट। अब आ जाओ मिनिमम पे। मिनिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू कम होगी। अगर स्क्वायर होता तो 0 होती, मगर ये तो सीधा सीधा कॉस है, तो कॉस की मिनिमम वैल्यू -1। कॉस -1 कब होता है, फिर सोचो, कॉस -1 होता है पाई पर 180 डिग्री पर। अगली बार कब होगा, जब पूरा 2 पाई घूम चुके होगे 360 डिग्री, मतलब 3 पाई हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई 3 पाई, यानी 5 पाई, यानी कि 7 पाई, यानी कि 9 पाई, यानी कि 11 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर अगर तुम जाओगे तो तुम्हें cos -1 मिलेगा। और ऑड मल्टीपल को दिखाने का तरीका पाई इंटू ऑड मल्टीपल मतलब 2n - 1, n की वैल्यू यही।
इक्वेट किया, फाई की वैल्यू आ गई 2n - 1 इंटू पाई। मतलब जब फाई जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है उस समय हमें डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, एम्पलीट्यूड कम मिलेगा। कितना मिलेगा? तो यहां पर -1 रख दो इस कॉस फाई की जगह पर, मैंने रख दिया तो ये हो गया -2a1a2 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -2a1a2, ये हो जाएगा a1 - a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मिनिमम एम्पलीट्यूड आ गया a1 - a2। दैट्स इट, कहानी खत्म। So minimum amplitude is a1 - a2, maximum amplitude is a1 plus a2। कब होगा मैक्सिमम फेज डिफरेंस? जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। कब होगा मैक्सिमम मिनिमम? जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। अब एक चीज और आएगी, पाथ डिफरेंस। मगर ये अगर आज बता दिया तो ये जो है कंफ्यूजन जो है ना इतना सारा, ये सब बढ़ जाएगा। इसीलिए बाबा जी हमेशा थोड़ा थोड़ा देते हैं और कहते हैं खाते रहो खाते रहो खाते रहो और पचाते रहो। अगर ऐसा रहोगे तो दिमाग में रखोगे। तो आज अपन ने क्या सीखा कि वेव्स जब सुपर इंपोज होंगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाथ डिफरेंस की और इंटेंसिटी की, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे और फिर YDSC की तरफ जाएंगे। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे और जो कुछ पढ़ेंगे उसी से तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ये तुम्हारे बाबा का जो है भरोसा है, गारंटी है, इतने टाइम का एक्सपीरियंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से सपोर्ट को बनाकर रखो, सबसे शेयर करते रहो। यूट्यूब की एल्गोरिथम जो कहती है कहने दो, तुम लोग जो कह रहे हो वो मुझे कमेंट में मेंशन करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय।